नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन सिस्टम में अपना जो भी ये मुंह वाला पार्ट रहता है, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो भी इसमें दांत, जीभ, जो भी एंजाइम्स वगैरह आते हैं वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो आहार नाल का हमने देखा था कि जो सेकेंड वाला पार्ट था, पहले नंबर पर तो हमारे पास क्या था, मुँह था। ठीक है, मतलब जो आपके पास जीभ और दांत थे। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्या था, ग्रसनी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या था दोस्तों, ग्रसनी। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे ग्रसनी से। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ से जो शुरू होता है ये वाली चीज़, ठीक है, यहाँ से जो ये वाली लाइन यहाँ तक आपको दिखाई गई है, इसको आप बोलते हो ग्रसनी। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, ग्रसनी। नॉर्मल सी बात सोचिए सबसे पहले कि इसमें जो इसकी लेंथ होती है वो होगी 25 सेंटीमीटर। कल दोस्तों मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको कि जो आपकी जीभ होती है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो उसकी लेंथ कितनी थी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। और वो जो हड्डी के साथ एक तरह से बंधी हुई थी, वो कौन सी हड्डी दोस्तों, वो थी हायोइड हड्डी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर यहीं से शुरू करने पर हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे नाक है, जैसे यहाँ पे मुंह। अब यहाँ से हम सांस लेते हैं और यहाँ से खाना खाते हैं, तो ये जो नाली है इसको तो हम बोलेंगे ग्रसनी। परंतु इसके साथ साथ यहाँ पर इसके साथ साथ एक नाली और होती है, ये वाली। ठीक है, जो कहाँ पे जाती है, ये फेफड़ों में जाती है दोस्तों। ये कहाँ पे जाती है, फेफड़ों में। ये तो जाने वाली है फेफड़ों में, और ये कहाँ पे जाती है, ये अमाशय में जाती है दोस्तों। ये कहाँ पे जाती है, अमाशय में। तो आप एक चीज़ सोचिए कि जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि सांस इस नाली में चले जाए, मतलब हवा है जो आपकी ऑक्सीजन है वो इस नाली में चली जाए, या फिर जो खाना खाते हैं हम वो इस नाली में चला जाए। इस नाली में जाएगा तो ये फेफड़ों में, तो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, ये चीज़ ना हो इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो ये श्वास नली होती है इसके ऊपर एक यहाँ पर कैप लगी होती है दोस्त को। यहाँ पे जो कैप लगी होती है उसको नाम दिया जाता है एपिग्लोटस। एपिग्लोटस ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, कि जो यहाँ पर जो कैप लगी होती है, जो खाते समय बंद हो जाती है और जब सांस लेते तो ये खुल जाती है ऑटोमेटिक, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, एपिग्लोटस। और इसको जब ये इसकी रक्षा करती है तो इसको एक और नाम दिया गया है, ट्रैफिक पुलिस। ठीक है, इसको नाम क्या दिया जाता है दोस्तों, एक और ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम था दोस्तों इसका, एपिग्लोटिस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जाते हो यहां से, तो अब आपने खाना खाया दोस्तों, तो खाना क्या आएगा, आपकी इस नली में आएगा। अब ये नहीं होगा कि जैसे खाना इसमें गिर जाता है साथ के साथ नीचे आ जाता है, ऐसे नहीं आएगा। तो खाने की प्रोसेस क्या होती है दोस्तों, माने चलते हैं कि ये आपकी ये नली थी। ठीक है, तो इस नली में क्या होगा दोस्तों, कि यहाँ से अगर खाना आता है ऊपर वाली साइड से, तो ये खाना नीचे आएगा, तो ऊपर से ये बंद हो जाती है। ठीक है, अब ऊपर से दबाएंगे खाना और नीचे, तो खाना जब और नीचे आएगा फिर और दबाएंगे इसको। ऐसे करते करते थोड़ा थोड़ा दबती रहती है ये, और जिसके अकॉर्डिंग ये जो खाना यहाँ पे था वो यहाँ तक अमाशय तक आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है दोस्तों, मेन चीज़ ये रहती है कि यहाँ से जो ग्रसनी है, ये इसमें से जो खाना होता है वो किस विधि द्वारा जाता है, कौन सी प्रोसेस होती है वो, तो उसको नाम दिया जाता है दोस्तों क्रमाकुंचन। क्या नाम दिया जाता है उसको, क्रमाकुंचन। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ग्रसनी में खाना कौन सी विधि के द्वारा अमाशय तक पहुंचता है, तो उसका नाम रहेगा क्रमाकुंचन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों इसको पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस, पेरिस आपको पता है ना, फ्रांस की राजधानी है, जो वहीं से याद रखना है, पेरिस्टालसिस। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, क्रमाकुंचन प्रोसेस होती है। तो इसके बाद दोस्तों एक चीज और याद रखें आप, इसमें कोई भी पाचन आपका नहीं होता। ये जो ग्रसनी होती है इसमें पाचन नहीं होता। ये काम क्या करती है, सिर्फ भोजन को, जो भोजन मुंह में बनता है वो यहाँ तक अमाशय तक पहुंचाने का काम करती है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं अमाशय के पास। अब अमाशय में क्या क्या चीजें होती है दोस्तों, उनको देखते हैं हम ध्यान से। इसकी लंबाई देखिए दोस्तों, अमाशय की जो लंबाई होती है ये होती है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अमाशय की लंबाई कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको आगे 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग था आपका, इसको नाम दिया गया है कार्डियक।
इसको नाम दिया गया है कार्डियक। दूसरे नंबर पे जो रहता है इसको नाम दिया जाता है फंडस। इसको नाम क्या दिया जाता है दोस्तों? फंडस नाम दिया जाता है इसको। फिर उसके बाद तीसरा जो रहता है उसको नाम दिया जाता है पाइलोरिक। इसको क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? पाइलोरिक। अभी इनके जो काम होंगे, जो जो चीज़ें इनमें मिलेंगी वो देखेंगे हम अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पास सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो हमारे पास पहला पार्ट क्या हुआ? कार्डियक, फिर फंडस हुआ, फिर पाइलोरिक हुआ। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही ग्रसनी से खाना आएगा तो यहाँ पर जो ये वाला पार्ट होता है आपका, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है, इसको ही आप क्या नाम देते हो? कार्डियक। ठीक है, तो भोजन जैसे ही ग्रसनी से आएगा तो कौन से पार्ट में जाएगा? कार्डियक में जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब भी भोजन आता है तो किस में गिरता है? वो जाता है कार्डियक में। ठीक है, तो उसके बाद आपको, ये तो हुए पार्ट आपके दोस्तों, इसके बाद मेन चीज ये रहती है कि अमाशय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात HCl, सबसे पहले HCl। दूसरे नंबर पे आपके एंजाइम्स 3 होंगे इसमें। पेप्सिन, पहला पेप्सिन हुआ। दूसरे नंबर पे आपको मिलेगा रेनिन। पहले नंबर पे पेप्सिन, फिर दूसरे नंबर पे रेनिन मिलेगा। और तीसरा जो मिलेगा वो क्या था? म्यूसिन। तीसरा क्या मिलेगा दोस्तों? म्यूसिन। तो ये 3 तो रहेंगे आपके एंजाइम्स। ये 3 क्या रहेंगे? एंजाइम्स। और ये क्या रहेगा आपका दोस्तों? अम्ल। ठीक है, कहाँ से निकलेगा वो अभी स्टडी करेंगे आगे। तो मेनली क्या, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि अमाशय में आपको HCl मिलेगा, पेप्सिन मिलेगा, रेनिन मिलेगा और क्यूसिक मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों। तो अभी देखिए आप, सबसे पहला भाग क्या होगा? ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला भाग क्या था? कार्डियक। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या होता है, यहां पर भोजन आ जाता है ग्रसनी से, तो इसमें जो दीवारें होती हैं, जो अमाशय की ये दीवारें होती है ना दोस्तों, इन पर क्या होता है? कोशिकाएं अंदर की तरफ धसी रहती हैं। कि जो ये वाली है ना अंदर की तरफ कोशिकाएं, ये धसी रहती है अंदर की तरफ। और यहीं से ही आपके पास क्या होता है? जठर ग्रंथि का निर्माण होता है। यहां पर क्या होता है? जठर ग्रंथि का निर्माण। ये किसमें होता है दोस्तों? जो कोशिकाएं अंदर की तरफ धसी रहती हैं उनमें ही क्या होता है? जठर ग्रंथि का निर्माण होगा। अब आपको ये तो पता चला है कि चलो जठर ग्रंथि का निर्माण हुआ, परंतु क्यों हुआ? इसमें क्या रहता है दोस्तों? इसमें से आपका जठर रस निकलता है। कौन सा निकलेगा दोस्तों? जठर रस निकलता है इसमें से। अब जैसे आपने पढ़ा था कि पहले लार होती थी। ठीक है, मुंह में क्या होती है? लार। लार में से एंजाइम निकलते हैं, टाइलिन निकलता है दोस्तों। ठीक है, और लाइसोसोम निकलता है। वैसे ही जठर रस है, और इसमें से क्या निकलेंगे? इसमें से 3 प्रकार के निकलेंगे। क्या क्या चीजें? सबसे पहले देखिए कि इनमें क्या क्या चीजें बनती हैं जठर ग्रंथियां में। ठीक है, तो जठर ग्रंथि में 3 चीजें बनेगी। कैसे? आप देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा आपका श्लेष्मा। ठीक है, क्या आता है? श्लेष्मा आता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आएगा दोस्तों? दूसरे नंबर पे आता है अमलजन। अमलजन आएगा। और तीसरे नंबर पे क्या आएगा? जाइमोजिन। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? जाइमोजिन आएगा। अब इनमें पता चलेगा आपको कि जो हमारे ये HCl, पेप्सिन, रेनिन और ये म्यूसिक थे, इनके कहाँ कहाँ से वर्किंग होते हैं, कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो सबसे पहले श्लेष्मा के बारे में देखिए दोस्तों कि श्लेष्मा क्या चीज होती है। हमारे पास श्लेष्मा के कार्य देखिए आप, क्यों चीज होती है ये। श्लेष्मा झिल्ली होती है दोस्तों। एक जो श्लेष्मा है ना, ये झिल्ली होती है। वैसे कोशिका होती है ये, परंतु एक झिल्ली का आवरण बनाती है। ये क्या बनाती है दोस्तों? ये झिल्ली का आवरण बनाती है। परंतु इसका जो काम रहेगा वो काम क्या रहेगा कि जैसे हमारा आमाशय होता है, ये आहार नली होती है जो पूरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो HCl होता है या फिर जो हमारे एंजाइम होते हैं, कि उनका प्रभाव हमारे इन आहार नली पर ना पड़े, तो उस प्रभाव को खत्म कर देती है ये। कौन? श्लेष्मा कोशिका। ठीक है, तो यहां से हमें श्लेष्मा के बारे में पता चला। आगे जाके आया हमारे पास अम्लजन। ये चीज इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों कि हमारे पास जो ये अम्लजन आएगा, इसमें क्या चीज रहेगी? अमल। अमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एसिड। तो समझ लेना यहां से एसिड कहां पे? ये वाली चीज थी हमारे पास। तो जो HCl होता है, जो HCl होता है हमारे पास, वो कहां से निकलेगा? अम्लजन से निकलेगा। ये जठर ग्रंथि में जो पार्ट होते हैं अलग अलग, तो ये अम्लजन पार्ट से निकलेगा HCl। अब देखिए दोस्तों HCl के बारे में, ये इंपॉर्टेंट एसिड रहता है आपका। तो इसका जो सबसे पहले तो देखिए pH मान कितना होता है। इसका जो pH मान रहेगा
वो रहेगा 1 से लेकर 1.5 तक। HCl का pH मान कितना रहेगा दोस्तों? 1 से लेकर 1.5 तक। दूसरा, इसका काम देखिए आप क्या होता है। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्लीय जानते हो ना आप, एसिडिक बना देता है उसको, ठीक है। एसिड है तो अम्ल है तो अम्लीय ही बनाएगा, तो यहाँ पे ये अम्लीय बना देता है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक आपको पता है कि मुंह में लार थी जो, उससे टाइलिन बनता था, ठीक है। तो टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है ये दोस्तों। इसका काम क्या रहेगा? टाइलिन को निष्क्रिय करना, ठीक है। टाइलिन को तो चलो इसने निष्क्रिय कर दिया कि अब उसका काम यहां पे नहीं था, परंतु यहां पर जो ये एंजाइम थे पेप्सिन और रेनिन, इनको क्या करता है? ये पेप्सिन को और रेनिन को ये क्रियाशील कर देता है। क्या करेगा दोस्तों? ये क्रियाशील कर देगा। इसको तो रोक दिया इसने टाइलिन को कि अब इसका काम नहीं था, परंतु इनको जगा दिया कि पेप्सिन और रेनिन का काम अब शुरू हो जाता है दोस्तों। तो देखिए पेप्सिन और रेनिन का जैसे ही काम शुरू हुआ तो इन्होंने क्या काम करना शुरू किया। कहते हैं कि जो पेप्सिन था, पेप्सिन देखिए नाम से ही पता चलता है, यहां से आप लगाओ कि एक पै मतलब प्रोटीन के लिए और जिसमें चेंज करेगा। अब इनका काम तो चेंज करना होता है, तो आप देखोगे कि जो पेप्सिन था हमारे पास, ये क्या करता है? प्रोटीन को किसमें चेंज करेगा दोस्तों? ये पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देगा दोस्तों ये। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज रह जाती है दोस्तों, ठीक है। अब पूछा यह जाता है कि आपके पास जैसे कार्बोहाइड्रेट था, उसका पाचन कहां से शुरू हुआ था? तो हमने पढ़ा था मुंह में, कि मुंह से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। परंतु अगर पूछा जाए कि आपका जो प्रोटीन होता है उसका पाचन कहां से शुरू होता है, तो उसका पाचन कहां से शुरू होगा दोस्तों? अमाशय से। अमाशय में कौन करेगा? पेप्सिन करेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। बाकी चेंज करेगा किसमें? ये प्रोटीन को किसमें चेंज करेगा? पेप्टोन में चेंज करेगा। और करता कितना है ये? 90% कर देता है लगभग, ठीक है। अभी और भी रहता है प्रोटीन, उसको आगे जाने के बाद और चेंज करेंगे। तो ये तो इसका काम हुआ। अब रहती है बात दूसरे वाली कि अब जो हमारे पास ये रेनिन होता है ये कैसा काम करेगा। तो जो रेनिन होता है दोस्तों, तो जो हम दूध पीते हैं, ठीक है, हमने पिया दूध में एक प्रोटीन था केसिन, दूध में एक प्रोटीन होता है केसिन। तो ये रेनिन है जो, ये क्या करता है? केसिन को चेंज कर देता है दोस्तों। केसिन को चेंज करेगा ये कैल्शियम, किसमें चेंज करेगा दोस्तों? कैल्शियम पैरा केसीनेट में, ठीक है। कैल्शियम पैरा केसीनेट में दोस्तों ये चेंज करेगा। हमने देखिए अभी दो पढ़े, ये इसमें दो आए कि प्रोटीन को क्या, ये वाला पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करेगा। और दूसरा उसके बाद रेनिन क्या करेगा? दूध में क्या होता है? केसिन को क्या किसमें चेंज करेंगे? कैल्शियम पैरा केसीनेट में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और यहां पर दूध कंप्लीट 100% पचित हो जाता है, पाचन हो जाता है कंप्लीट का। आप एक चीज याद रखिए कि जो कुछ भी लगा लो आपके जैसे बॉडी बिल्डर होते हैं या फिर पहलवान होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, वो क्या करते हैं दोस्तों? दूध पी लेते हैं, जैसे वो साथ के साथ 2-3 लीटर पीते हैं, जितना वो बनाते हैं, मतलब कुछ भी होता है उनका, 2-3 लीटर लगा लो, 5 लीटर लगा लो। तो वो क्या करते हैं? पीने के बाद थोड़ी देर बाद उसको बाहर निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद क्या करते हैं दोस्तों? वो बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि जो वहाँ पे रेनिन बैठा है ना, वो उसमें से जो भी एनर्जी है वो उसको पहले ही चेंज कर देगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर 100% इसका पाचन हो जाता है। तीसरा दोस्तों हमारे पास क्या था? यहां से देखिए आप, म्यूसिन। तीसरा एंजाइम कौन सा था? म्यूसिन। अब ये क्या करता है? इसका काम ये रहता है सिर्फ कि भोजन को चीकना करना। भोजन को क्या किया दोस्तों? इसने चीकना किया और एक आवरण बना दिया दोस्तों, ठीक है। एक क्या किया इसने? आवरण बना दिया और एंजाइम से रक्षा करनी शुरू कर दी, ठीक है। एंजाइम से जो हमारे ये आहार नार रहते हैं, इसकी रक्षा शुरू की, ठीक है, कि उसको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये काम किसका था दोस्तों? म्यूसिन का। कैसा करता है? भोजन को चीकना। पूछा जाए कि अगर भोजन को चीकना कौन करता है, तो क्या नाम लोगे आप? म्यूसिन एंजाइम करता है। पेप्सिन क्या करता है?
प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज कर देता है। उसके बाद रेनिन क्या करता है, 100% करता है, क्या करता है ये, दूध में जो केसिन थी उसको कैल्शियम पैराकेसिनेट में चेंज कर देता है दोस्तों। तो ये तो था दोस्तों हमारे पास अमाशय का। अभी एक चीज यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आता है वो इतना सा रहता है कि जो हमारे पास ये चीज बनती है कि जो यहाँ पर खाना होता है अभी, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो पचित हो चुका है, आगे प्रोटीन भी 90% हो चुका है, अब इसमें क्या रह जाता है भोजन में, आपके पास वसा अभी बाकी है, आपके पास वसा बाकी थी, तो जिसमें वसा तो क्या थी, अपचित, वसा क्या थी दोस्तों, अपचित, और आगे प्रोटीन एक तरह से ही लगा लो कि पचित है, पच चुका है ये, ठीक है। तो जो ये वाला भोजन होगा आधा पचा हुआ और आधा अपचित, इसको नाम दिया जाता है दोस्तों काइम, इसको नाम दिया जाता है दोस्तों काइम। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आपका जो काइम होता है वो क्या होता है, ये आधा पचा हुआ और आधा पचित, अपचित वाला, ठीक है। परंतु ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है दोस्तों अमाशय में, ठीक है। और एक बोलस पढ़ा हमने लास्ट वीडियो में, तो बोलस जो भोजन होता है वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, वो पाया जाता है मुंह में, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बन जाते हैं दोस्तों कि अगर काइम पूछे तो अमाशय में, अगर बोलस पूछे तो ये पाया जाएगा मुंह में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यहां से निकलने के बाद, यहां से निकलने के बाद जो भोजन होगा वो जाएगा आपका छोटी आंत में। भोजन कहां पे जाएगा दोस्तों, छोटी आंत में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, छोटी आंत की जो लंबाई होती है, छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 मीटर होती है दोस्तों। छोटी आंत की लंबाई दोस्तों 6.5 मीटर तक हो जाती है। और ये होती कौन सी है, यहां से निकलकर जो ये बीच में होती है, जो बीच वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम छोटी आंत, और जो ये बाहर वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं हम बड़ी आंत, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आप एक चीज, अब इसके 3 पार्ट बन जाते हैं। जो हमारे पास ये दोस्तों छोटी आंत है इसको 3 पार्ट में बांटा गया। वो 3 पार्ट देखिए दोस्तों कि कौन कौन से 3 पार्ट इसके होते हैं। तो आपके पास पहले नंबर पे आता है पक्वाशय, पक्वाशय या फिर ग्रहणी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है। ग्रहणी का मतलब ये कि अमाशय जो भोजन आया उसको ग्रहण कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद, या फिर इसको इंग्लिश में डेडेंडम भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं दोस्तों, इसको डेडेंडम बोल देते हैं। दूसरा हमारे पास रहता है जैजुनम, ठीक है। दूसरा क्या रहता है दोस्तों, जैजुनम रहता है। और तीसरा हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, इलियम। तीसरा क्या रहता है दोस्तों, इलियम। तो छोटी आंत को कंप्लीट करने से पहले दोस्तों सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये लीवर और ये अग्नाशय होता है, हमने जैसे पहली वाली वीडियो में देखा था कि ये ग्रंथियां होती हैं दोनों। हमारे पास क्या है, जो यकृत और अग्नाशय है दोस्तों, ये दोनों क्या है, ग्रंथियां हमारे पास, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, वो काम ये यहीं पे करती हैं कि जो इसका छोटी आंत का ये पहले वाला पार्ट होता है ना, इसमें ही इनका काम होता है। तो देखिए दोस्तों कि जो यहाँ पर ये लीवर है, यहाँ पर ये जो लीवर है जिसको आप यकृत नाम देते हो, ठीक है, इसका कार्य क्या होता है दोस्तों आपके पास, ये क्या काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए कि अगर आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आप लीवर के बारे में स्टडी करोगे उसको नाम दोगे हिपेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी स्टडी दोगे, ठीक है। क्या कहते हैं, लीवर के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को क्या हिपेटोलॉजी कहते हैं। अगर आपको एक चीज और पता हो तो उसको क्या, कि जैसे हमारे पास कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों, अलग अलग कोशिका होती है हर एक पार्ट की, तो जो यकृत की कोशिका होंगी उनको हम नाम देंगे हिपेटिक कोशिका, हिपेटिक कोशिका। अब सोचने की बात दोस्तों ये रहती है कि मैंने अब तक आपको कोई भी कोशिका नहीं बताई कि किसमें कहाँ कौन सी है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको यकृत की बताई है कोशिका। ऐसा क्यों, क्योंकि हिपेटिक कोशिका जो होती हैं ये क्या कर सकती हैं, अपने आप को निर्मित कर सकती हैं दोबारा, ठीक है, मतलब पुनः निर्मित हो सकती हैं ये। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों पुनः निर्मित का, कि मान के चलते हैं कि आप अपना जो लीवर होता है उसमें से कुछ पार्ट किसी को डोनेट कर देते हो, ठीक है। मान के चलते कि आपके पास 100% है जैसे लीवर, ठीक है, इसमें से आपने 20% किसी को दे दिया, किसी को 20% दे दिया, अब आपके पास बचता है 80%। अब आपको पता है आपके 80% में क्या होगा, हिपेटिक सेल होंगी, हिपेटिक
कोशिका होंगी दोस्तों आपके पास। तो ये जो यहाँ पर कोशिका होंगी ये दोबारा एक लगा के चलो कि आप 1 महीने के अंदर, ठीक है, 1 महीने में क्या कर लेंगी, वापस अपने आप को 100% बना लेंगी, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद सेकंड देखिए, अब लीवर होता है जो, इसमें जो वेट होता है, लीवर का जो वजन होगा वो कितना होगा, 1.5 से 2 किलोग्राम, 1.5 से 2 किलोग्राम दोस्तों लीवर का वजन होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आप कि लीवर में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या ये काम कर देता है। इसका काम दोस्तों मेन ये रहता है कि ये जो हमारे पास वसा होती है, ठीक है, वसा का अवशोषण, वसा का अवशोषण करता है दोस्तों, ठीक है। और ये किसकी सहायता से करता है, जो इसमें हमारा पित्तरस होता है ना, उसकी सहायता से करता है। आपको पूछ सकता है कि वसा का अवशोषण कौन करता है, तो आप ये नहीं बोलो कि यकृत करता है, आप क्या कहोगे कि जो हमारे पास ये रहता है ना पित्तरस, पित्ताशय, वो आपका वसा का अवशोषण करेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, उसका हो चुका, फिर हमने पढ़ा था प्रोटीन का, और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वसा, और इसका कौन करता है, पित्तरस करेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करता है, इसका काम देखिए आप लीवर का, ये क्या करता है, अमोनिया होता है ना हमारे शरीर में NH3, तो अमोनिया को क्या करेगा, ये अमोनिया को यूरिया में चेंज करेगा, ठीक है, अमोनिया को क्या करेगा, यूरिया में चेंज करेगा। और क्या होता है इसमें, माने चलते कोई भी जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी जो जहरीला पदार्थ होता है उसको ये प्रभावहीन कर देता है। जहरीले पदार्थ को क्या करता है दोस्तों, ये प्रभावहीन कर देता है। और एक चीज और आपको पता होगा कि जब कोई भी इंसान जहर खा लेता है, ठीक है, कोई भी इंसान जब जहर खाता है तो हम उसमें किसकी जांच करते हैं, उसमें आप यकृत की ही जांच करते हो। क्यों, क्योंकि जो भी जहरीले पदार्थ होते हैं वो सब के सब आपका यकृत अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम ये वाली चीज करते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद ये तो चलो लीवर की बात थी, यकृत की बात थी, यहाँ से जो बनाया इसने बना दिया। अब यहाँ से जो इसने पित्तरस बनाया दोस्तों, वो कहाँ पे, ये जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इसको नाम देते हो आप पित्ताशय, इसको नाम दोगे दोस्तों पित्ताशय। अब ये होता है हरे रंग का, क्या होता है दोस्तों, ये हरे रंग का होता है आपका पित्ताशय। यहां से क्या होता है दोस्तों, इसमें स्टोर रहता है पित्तरस आपका, ठीक है, जो आपका पित्तरस होता है वो इसमें स्टोर होता है। अब सोचने की बात आपके पास ये रहेगी कि जो आपका ये रहेगा पित्ताशय, ये तो होगा हरे रंग का, परंतु इसमें जो पित्तरस रहेगा वो होगा पीले रंग का, ठीक है दोस्तों। इसमें जो पित्तरस होगा, पित्तरस होगा, वो किस रंग का होगा दोस्तों, पीले रंग का होगा, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो इसके बाद यहां से क्या होगा दोस्तों, ये निकल के आएगा। और एक चीज याद रखिए आप, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो ये हरा रंग होता है पित्ताशय का, जो हरा रंग होता है ये किसके कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों विलिवर्डिन के कारण, ठीक है। एक रंजक होता है, पिगमेंट बोलते हैं जिसको, एक रंजक होता है विलिवर्डिन, ठीक है, विलिवर्डिन के कारण आपका क्या होता है, पित्ताशय का रंग हरा होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, मेनली चीज क्या रहती है, पित्ताशय के बारे में आपको इतना कुछ नहीं पूछेगा, मेन पूछता है पित्तरस के बारे में। पित्तरस के बारे में पढ़िए आप, पित्तरस क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपने देखा कि पित्तरस होता है पीले रंग का, ठीक है। और दूसरा आपका इसका पीएच मान जो होगा वो होता है, पित्तरस का पीएच मान 7.5 से लेकर ये चला जाता है 7.8 तक, ठीक है। कहां तक जाता है दोस्तों, ये 7.5 से लेकर 7.8 तक आपका क्या होता है, ये होता है, ठीक है। इसका पीएच मान, पित्तरस का पीएच मान पूछा जाता है आपको, पित्तरस का पीएच मान कितना होगा, तो आप क्या कहोगे 7.5 से लेकर 7.8 तक। और पहले इससे क्या देखा था आपने, HCl का, HCl का कितना होता है, HCl का पीएच रहेगा 1 से लेकर 1.5 तक, ठीक है। HCl का कितना रहेगा दोस्तों, 1 से लेकर 1.5 तक रहेगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या होता है, इसमें एक क्षारीय, आपको पता है कि जो 7 से ज्यादा पीएच वाले होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। और इससे पहले आपने देखा था अमाशय, अमाशय क्या था, HCl वाला था, इसमें अम्ल था। तो यहां से जो भोजन आएगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा, पित्तरस उसको क्षारीय बना देगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने में कौन सहायता करता है, आपका पित्तरस करता है, ठीक है। अब देखिए कि जो ये पित्तरस होता है इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा आपके पास होता है वाटर, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों इसमें जल,
कितना होता है 85% से लेकर 90% तक, ठीक है। 85 से 90% आपका पित्त रस में क्या पाया जाता है दोस्तों, ये जल पाया जाता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, पित्त वर्णक होता है। दूसरा क्या होता है, पित्त वर्णक होता है, जो कि क्या होता है, ये 10 से 12%, 10 से 12% क्या होता है दोस्तों, पित्त वर्णक होता है। तीसरा हमारे पास क्या होता है, कोलेस्ट्रोल होता है, कोलेस्ट्रोल होता है। अब ये क्या होता है दोस्तों, ये पॉइंट में रहेगा, इसका ध्यान रखिए आप, ठीक है। 0.28% आपके पास क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर उसके बाद चौथा, आपको सिर्फ इतने याद रखने हैं 4। पहले नंबर पे जल आता है, फिर पित्त वर्णक आता है 10 से 12%, कोलेस्ट्रॉल आता है 0 से 0.28 तक, ठीक है। आगे लास्ट रहता है आपके पास पित्त लवक, पित्त लवक रहता है दोस्तों आपके पास, ठीक है। अब ये जो पित्त लवक होता है ये होता है 0.7%, 0.7% दोस्तों, ठीक है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट बन जाती है वो आती है ये कि आपका जो ये लीवर होता है, आपका जो कंप्लीट ये लीवर होगा, इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, ठीक है। इसमें एंजाइम नहीं होता। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि ऐसी बताओ आप कोई भी चीज जैसे जिसमें एंजाइम नहीं होता। एंजाइम तो नहीं होता दोस्तों इसमें, परंतु क्या करता है, ये एंजाइम की गति को तीव्र जरूर कर देता है। कि जो आपके एंजाइम होते हैं उनकी गति को फास्ट करने में सहायता करते हैं आपका लीवर कंप्लीट। ये किसकी सहायता से, पित्त रस की सहायता से दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पित्त रस में जो कोलेस्ट्रॉल है वो कितने % होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 0.28% होता है। जल कितना होता है, 85 से लेकर 90% होता है। एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता, यकृत में आपका कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। यकृत का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हो दोस्तों आप, हिपेटोलॉजी कहते हो। उसके बाद वजन कितना होता है इसका, 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। तो ये यहाँ पे आपका यकृत हुआ और ये आपका यहाँ से पित्ताशय हो जाता है दोस्तों। ये तो कंप्लीट हुआ। अभी हम कहाँ पे हैं वैसे दोस्तों, छोटी आंत में, और ये दोनों छोटी आंत की ग्रंथियां हैं, इसलिए सबसे पहले इनको देखिए, ठीक है। इनमें भोजन नहीं जाता, ये ध्यान रखें, इनमें भोजन नहीं जाएगा, परंतु इनका जो रस निकलेगा वो भोजन पचाने में सहायक होता है। तो आपने अब लीवर को तो कर लिया कंप्लीट। उसके बाद जो ये पत्ते के आकार का है, ठीक है, देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर ये बीच में ये पत्ते के आकार का है, इसको आप नाम देते हो अग्नाशय, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम अग्नाशय पर कि अग्नाशय कैसे कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। देखिए दोस्तों कि आगे आपका पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय आपकी दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली कौन सी है दोस्तों, ये तो हुई दूसरी ग्रंथि। पहले वाली कौन सी थी, यकृत। पहली कौन सी थी, यकृत, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है आपकी, ठीक है। अब देखिए ये जो अग्नाशय होता है ये होता है पीले रंग का। अग्नाशय कैसा होगा दोस्तों, पीले रंग का होगा, और ये एक पत्ते के आकार का होता है, ठीक है। इसका आकार कैसा होता है, पत्ते के आकार का होता है ये, ठीक है। जैसे एक आपको अभी दिखाया था ना मैंने पीछे, तो उसमें क्या दिखाया गया था, ये इस प्रकार से बना था, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये क्या था आपका, एक पत्ते की तरह होता है दोस्तों, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल पहले वाली वीडियो में बताई थी कि हमारे पास जो ग्रंथियां होती हैं ये आपके पास कैसी होती हैं, एक तो होती है अंतःस्त्रावी, एक होती है बहिस्त्रावी, ठीक है। परंतु एक तीसरी होती है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। और मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है मिश्रित ग्रंथि, जो एंजाइम भी स्त्रावित करे और आपके जो हार्मोन होते हैं उनको भी स्त्रावित करे। तो वहां पे मैंने एक नाम बताया था आपको अग्नाशय का, ठीक है। तो अग्नाशय कैसी ग्रंथि रहेगी दोस्तों, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय कैसी ग्रंथि रहेगी, मिश्रित ग्रंथि रहेगी। और यही चीज आपको एग्जाम में पूछी जाती है कि उस ग्रंथि का नाम बताओ जो आपकी मिश्रित ग्रंथि हो, तो आपके पास कौन सी आएगी, अग्नाशय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है दोस्तों सामने, तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। उसके बाद आपको पता होगा कि जो अग्नाशय, इसकी जो खोज की थी, अग्नाशय की जो खोज की थी वो की थी लैंगर हैंस ने, लैंगर हैंस ने की थी दोस्तों वो, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक अग्नाशय का बहुत बड़ा पार्ट होता है, अग्नाशय का एक पार्ट होता है, उसको नाम दिया जाता है लैंगर हैंस
की द्वीपिका, ठीक है, लैंगरहैंस की द्वीपिका। द्वीप पता ही है ना दोस्तों आपको कि द्वीप क्या होते हैं, हमारे पास जो पानी में होते हैं वो छोटे छोटे अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, तो वो चीज होती है लैंगरहैंस की द्वीपिका। तो मेन चीज क्या रहती है दोस्तों, इसमें आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहां से क्वेश्चन भी बन के सामने आता है दोस्तों। लैंगरहैंस की द्वीपिका में आपकी कोशिकाएं पाई जाती हैं अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गामा। पूछा यह गया था कि जो आपकी लैंगरहैंस की द्वीपिका है इसमें जो इंसुलिन है वो कहां से, कौन सी कोशिका से मिलता है, तो वो था आपका बीटा कोशिका से। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपकी जो अल्फा कोशिका है वो क्या देती है, बीटा कोशिका क्या देती है, और अल्फा कोशिका ये गामा कोशिका क्या देती है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि जो आपकी अल्फा कोशिका है ये क्या देगी, ये देती है आपको ग्लूकेगोन। क्या देती है, ग्लूकेगोन। ये आपको याद रखना है, लैंगरहैंस की द्वीपिका की जो आपकी अल्फा कोशिका है वो क्या देती है, ग्लूकेगोन। ये मेन, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। आपका जो बीटा है ये क्या करता है, इंसुलिन, इंसुलिन स्त्रावित करता है। अभी इसका काम देखेंगे इंसुलिन का, ठीक है। अभी एक ये देख लेते हैं, जो आपके पास गामा रहती है, तो गामा क्या करती है, ये एक हार्मोन देती है। गामा क्या करती है, एक हार्मोन देती है, कौन सा, सोमेटोस्टेरिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन, ये आपका हार्मोन देती है दोस्तों ये, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि लैंगरहैंस की द्वीपिका में जो अल्फा है, अल्फा कोशिका देती है ग्लूकेगोन, बीटा कोशिका देती है इंसुलिन, और गामा कोशिका देती है हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। अब ये क्या होती है, इंसुलिन का काम क्या होता है, मेनली क्या होगा कि इंसुलिन का कार्य आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करता है, जो शरीर में शर्करा की मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा होती है उसको नियंत्रित करता है। क्या करता है दोस्तों, ये शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। परंतु एक चीज और, अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए, अगर आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो आपको एक रोग हो जाता है मधुमेह, ठीक है। क्या रोग हो जाता है दोस्तों, आपको मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको आप डायबिटीज का नाम भी देते हो। तो एक चीज और दोस्तों, अगर आपके शरीर में इंसुलिन अधिक हो जाए तो भी आपको रोग होना चाहिए। तो कौन सा रोग होगा दोस्तों, वो उसका नाम रहेगा आपके पास क्या रोग रहेगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया। टुकड़ों में याद रखें दोस्तों इसको, क्या नाम रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब इंसुलिन की मात्रा ज्यादा हो जाए शरीर में तो आपका रोग कौन सा होगा, ये हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर कमी हो जाए इसकी तो हमारे पास कौन सा रहता है, ये मधुमेह हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, ये तो चलो आपकी कोशिका हुई, परंतु मेन चीज क्या रहती है, इसमें से आपके पास एक अग्नाशयी रस निकलता है, ठीक है, अग्नाशयी रस निकलता है दोस्तों, जिसको पैनक्रियाज जूस का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो यहां से जो ये रस निकलेगा दोस्तों, आपको पता है कि जब भी ये रस जठर रस या फिर लार ग्रंथि वाला हुआ था वो, ठीक है, तो उनमें एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि अग्नाशयी रस में आपके जल पाया जाता है, ठीक है, और दूसरा इसमें लवक और एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एंजाइम, लवक और जल पाया जाता है। मैंने अलग अलग क्यों लिखा है इनको, क्योंकि जो जल होता है दोस्तों वो क्या होता है, 98% होता है, ठीक है। अग्नाशयी रस में जल कितना होता है, 98%, और जो इसमें एंजाइम और ये लवक होते हैं ये कितने होते हैं, 2%। लवण का मतलब क्या होता है दोस्तों, लवण जो नमक वगैरह होता है ना आपका, ठीक है, वो चीज होती है दोस्तों ये। तो एंजाइम इसमें 2% पाए जाते हैं, और जो ये जल होता है ये कितना होता है दोस्तों, 98%। मेन चीज क्या रहती है दोस्तों इसमें, कि इसका पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 7.5 से लेकर 8.5 तक, 7.5 से लेकर 8.5 तक होता है अग्नाशयी रस का पीएच मान। मतलब ये भी क्या हुआ दोस्तों, क्षारीय हो जाता है, ठीक है, बेसिक होता है ये भी। तो ये भी पता होना चाहिए दोस्तों आपको। उसके बाद आपने चलो ये तो देख लिया कि आपके इसमें 2% में एंजाइम होते हैं, परंतु वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो आप देखिए दोस्तों, इसमें आपको याद रखना है टाल। क्या याद रखना है, टाल। 3 एंजाइम होते हैं दोस्तों इसमें, कौन से, टाल।
टाल मतलब सबसे पहले टी, इसका मतलब होगा ट्रिप्सिन। क्या होगा दोस्तों? ट्रिप्सिन, पहला हुआ एंजाइम। ठीक है, दूसरा क्या होगा? एमाइलेज, ए से एमाइलेज। तीसरा क्या होगा दोस्तों? एल से, ये होगा लाइपेज, लाइपेज होगा। अब मेन चीज तो ये रहती है, वो पूछता है कि जो एमाइलेज है वो किसको, मतलब क्या क्या पाचन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का करेगा, प्रोटीन का करेगा, या फिर वसा करेगा। तो आप देखिए ये तीनों चीजें हमारे पास, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, तो ये तीनों में ही करेंगे। ठीक है, कौन सा किसका करेगा सबसे पहले वो देखिए। देखो प्रोटीन का कौन सा करेगा, आप देखिए इसमें पे आता है, ट्रिप्सिन में पे आया, याद रखिए इसमें पे आया तो ये करेगा प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका करेगा दोस्तों? प्रोटीन का। ठीक है, उसके बाद लाइपेज, लाइपेज होते हैं लिपिड। ठीक है, लिपिड का मतलब वसा होता है। ठीक है, याद रखिए ये करेगा लिपिड का। लिपिड क्या होती है दोस्तों? वसा। मतलब लाइपेज किसका करेंगे अब? वसा का। तो बचता क्या है दोस्तों हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट। तो एमाइलेज है जो, वो किसका? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे दोस्तों ये। तो मेन चीज आपके पास यही पूछ ली जाती है दोस्तों। अब बात इतनी सी रहती है, ये प्रोटीन है, जैसे प्रोटीन को किस में चेंज करेंगे, वसा को किस में चेंज करेंगे, और जो हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट रहता है इसको किस में चेंज करेंगे। तो आप देखिए दोस्तों कि जो हमारे पास ट्रिप्सिन रहता है, जो हमारे पास ट्रिप्सिन रहेगा, ये क्या करेगा? किसको? प्रोटीन को। और प्रोटीन क्या हुआ दोस्तों? अभी पहले तो सबसे प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज किया था। ठीक है, पेप्टोन तक आ चुका हमारा, पेप्टोन। अब प्रोटीन पेप्टोन में तो हो चुका, आगे फिर चेंज करेगा ये, तो ये करेगा आपका अमीनो अम्ल में। किस में करेगा दोस्तों? अमीनो अम्ल में कर देगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा नंबर कौन सा था? ये वाला एमाइलेज। एमाइलेज, जो एमाइलेज रहता है दोस्तों, ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जो स्टार्च होता है आपके पास। ठीक है, क्या करेगा? जो हमारे पास ये स्टार्च था, स्टार्च को शर्करा में चेंज करेगा, स्टार्च को शर्करा में चेंज करेगा। उसके बाद लास्ट क्या रहता है दोस्तों हमारे पास? लाइपेज। लाइपेज, ये लाइपेज क्या करता है दोस्तों? ये वसा वाला था। अब वसा मतलब जो हमारे पास इमल्सिफाइड वसा होती है, क्या होती है दोस्तों? इमल्सिफाइड वसा होती है, उसको ये चेंज करता है ग्लिसरीन में, उसको चेंज करेगा ग्लिसरीन में। या फिर आप ये कह सकते हो कि ये चेंज करते हो उसको फैटी एसिड में। किसमें चेंज करेगा? फैटी अम्ल में। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप। तो आप देखिए कि जो ये लाइपेज होता है ये आपको देखने को मिलेगा छोटी आंत में भी। ठीक है, ये सेम ही काम होता है। वैसे तो यहाँ पर आपका इनसे पाचन पूरा हो जाता है, इनकी सहायता के लिए अभी छोटी आंत में, छोटी आंत में 5 एंजाइम और रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कि वो छोटी आंत के 5 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, सिर्फ यही देख लीजिए आप, बाकी याद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी उसमें कुछ भी। तो ये 5 एंजाइम हमने यहाँ पे याद किया टाल के नाम से। ठीक है, हमने यहाँ से टाल याद रख लिया। उसके बाद जो ये छोटी आंत के रहेंगे 5, इनको आप याद रखो स्मेल के नाम से। क्या याद रखो? स्मेल के नाम से। अब स्मेल में क्या क्या चीजें? सबसे पहले जो एस था, जो एस था ये था मतलब सुक्रेज। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है दोस्तों? सुक्रेज। दूसरे नंबर पे एम, एम का मतलब क्या रहेगा? माल्टेज। माल्टेज क्या रहेगा दोस्तों? माल्टेज। उसके बाद ई, ई का मतलब क्या रहेगा? इरेप्सिन। क्या रहेगा दोस्तों? इरेप्सिन। उसके बाद एल, एल का मतलब मैंने अभी बताया था कि जो ये वाला था यहाँ पे, कौन से वाला? ये लाइपेज, ये आपको इसमें मिलेगा, तो ये सेम रहेगा यहाँ पे। एल का मतलब लाइपेज। ठीक है, अब एक रहता है हमारे पास दोस्तों, इसका नाम क्या होगा? लैक्टेज। 5वां लास्ट है जो, इसका नाम क्या होगा? लैक्टेज। अब देखिए इसमें इनकी पहचान क्या क्या होगी दोस्तों। जो सुक्रेज होता है, ठीक है, आपने सुना होगा सुक्रोज, ये चीनी का नाम होता है। ठीक है, मीठी होती है। तो सुक्रेज अब मीठी किसमें? कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा। ठीक है, माल्टेज स्टार्टिंग में बिल्कुल जब मुंह में क्या हुआ था, ये आपका वहां पे जो शर्करा थी, कार्बोहाइड्रेट थी, उसको चेंज किया गया था। ठीक है, माल्टोज में, तो ये माल्टोज ये भी कार्बोहाइड्रेट को चेंज करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या रहता है दोस्तों? हमारे पास जैसे ये आता है इरेप्सिन। ठीक है, ये प्रोटीन को चेंज करता है, ये करता है प्रोटीन को चेंज।
उसके बाद लाइपेज अभी वसा को करेगा, और जो ये लैक्टेज रहता है ये भी आपका क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ही चेंज करेगा। तो ये जो तीन होंगे ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड रहेंगे। हमारे पास क्या रहा, ये इरेप्सिन और लाइपेज, ये दोनों आपके ये अलग रहते हैं थोड़े, प्रोटीन और वसो करेंगे। बाकी ये तीनों सेम रहते हैं जो यहाँ पे भी आपके काम आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास देखिए ये तो कंप्लीट हो चुका, परंतु बात इतनी सी थी कि जो हमने छोटी आंत शुरू किया था उसका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारे पास। पहले पार्ट में क्या हुआ, ये पाचन हो जाता है। पूछा ये जाता है कि आपका जो भोजन है, ठीक है, वो पूरा पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है दोस्तों, छोटी आंत में, छोटी आंत में। और इसका भी पहला पार्ट कौन सा होता है, पक्वाशय, ग्रहणी या फिर डडेंडम। ठीक है, क्या रहता है दोस्तों, डडेंडम। तो ये बोल सकते हो, ग्रहणी बोल सकते हो दोस्तों इसको, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे हुआ, छोटी आंत में। ये आपका आई थिंक 2016 में जो आपके एग्जाम हुए थे, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था हरियाणा वालों के। ठीक है, हरियाणा क्लर्क का एग्जाम था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, अब आप ये देखिए इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है जो डिडेंडम वाला था। दूसरा था हमारे पास ये जैजुनम वाला। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा दोस्तों, हमारे पास जैजुनम। अब इसमें क्या था, इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती, जैजुनम में कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती। सिंपल इसकी तो इतनी सी बात रहती है कि ये छोटी आंत से, मतलब यहाँ से जो पहले वाला पार्ट रहता है डेंडुरम से, वहाँ से भोजन को उठाता है। ठीक है, वहाँ से भोजन को उठाता है और कहाँ तक लेकर जाता है, ये इलियम तक। क्या करता है दोस्तों, ये भोजन को जैजुनम से इलियम तक पहुँचा देता है। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचाने का कार्य किसका होता है, जैजुनम का। सिर्फ इतनी सी बात होती है दोस्तों इसकी। अब यहाँ पर क्या होता है, इलियम का काम क्या होता है, ये भोजन को सुरक्षित रखता है, भोजन सुरक्षित रखता है। ठीक है, मतलब रिजर्वेशन लगा लो, एक तरह से रिजर्व कर लेता है दोस्तों ये। ठीक है, और यहाँ पर ये भोजन को किस फॉर्म में, एक तरह से ये लगा के चलो कि ग्लाइकोजन होता है जो, उसकी फॉर्म में रख लेता है। ठीक है, तो इलियम का काम क्या हुआ, भोजन सुरक्षित रखना। जैजुनम का कोई काम नहीं था, ये सिर्फ क्या करता है, डेंडुरम से यहाँ तक भोजन लेकर आता है। और पहले पार्ट में आपकी सारी क्रिया होती है, जहाँ पर आपके जो ये लीवर रहता है वहाँ से रस आते हैं, अग्नाशय रस आते हैं, तो ये सब यहाँ पर सहायता करते हैं आपके भोजन को पचाने में। ठीक है दोस्तों, ये होता है यहाँ तक। इसके बाद क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास लास्ट पॉइंट बच जाता है, लास्ट में आता है हमारे पास बड़ी आंत। ठीक है, लास्ट में क्या आ जाता है दोस्तों, बड़ी आंत आ जाती है दोस्तों। अब बड़ी आंत में क्या क्या चीजें होंगी वो देख लीजिए आप एक बार। अब सबसे पहले देखिए इसमें लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई जो होगी दोस्तों 1 से 1.5 मीटर होगी। आपके जो बड़ी आंत होती है इसकी लंबाई होगी 1 से 1.5 मीटर तक। और इसके दो भाग बनते हैं दोस्तों, इसके दो भाग बनेंगे, एक तो बनेगा क्लोन, क्या बनेगा दोस्तों, क्लोन। दूसरा क्या बनेगा, रेक्टम। दूसरा क्या बन जाता है दोस्तों, रेक्टम बन जाता है। तो आप एक चीज सोचो कि जो हमारे पास ये था, हमारे पास जैसे अमाशय था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला अमाशय था कुछ हमारे पास इस प्रकार से, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती थी। ठीक है, ये क्या हुआ था हमारे पास, छोटी आंत, ऐसे बन जाती है छोटी आंत। तो यहाँ से आपकी जो ये वाला पार्ट था आपका, ये कौन सा था लास्ट, इलियम। ये वाला पार्ट कौन सा दोस्तों, इलियम होता है। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है ये आपका डेडुनम था। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट था दोस्तों ये था जैजुनम वाला। ठीक है, तो इतनी सी बात थी दोस्तों इसमें। तो इलियम में यहाँ से आया, उसके बाद आगे जब जैसे ही यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ये बन जाती है आपकी बड़ी आंत, और ये ऐसे घूमकर ऐसे आ जाती है। ये जो होती है दोस्तों ये वाली, इसको बोलते हैं आप बड़ी आंत। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर होता है, यहाँ से इलियम और यहाँ से जो आपकी बड़ी आंत हुई शुरू, छोटी और बड़ी आंत के बीच यहाँ पर एक नली होती है, यहाँ पर एक छोटी सी नली होती है दोस्तों। और जो ये नली होती है इसको क्या नाम दिया जाता है, सीकम नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इस नली को सीकम के नाम से जाना जाता है, CECUM। ठीक है, ये नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी अपेंडिक्स होती है। ठीक है, अपेंडिक्स होती है।
और इसका कोई भी काम नहीं होता अपेंडिक्स का, ये एक तरह से वेस्ट होती है, ठीक है, इसका कोई भी कार्य नहीं होता। आपको सिर्फ इतनी सी बात पूछेगा कि अपेंडिक्स कहाँ होती है, तो ये कहाँ पे आएगी, सीकम में। अगर पूछे बड़ी आंत में तो बड़ी आंत में आएगा, अगर बड़ी आंत और सीकम ऑप्शन में हो तो आपका क्या होगा, सीकम, ठीक है, कि ये यहाँ पे होता है और ये बिल्कुल पहला पार्ट होता है, ठीक है। बड़ी आंत का सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट क्या होता है, सीकम। दूसरा उसके बाद हमने पढ़ा क्लोन। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है दोस्तों। ये कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हम एक आपका वन लाइनर लगाएंगे जिसमें आपके डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आपका जो एक क्लोन रहता है ये आपका बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग रहता है, बड़ा भाग होता है दोस्तों। सबसे बड़ा भाग दोस्तों कौन सा हुआ, क्लोन हुआ आपका, ठीक है। और इसमें क्या चीज होता है, पानी का अवशोषण, पानी का अवशोषण, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। कहते हैं कि पानी का अवशोषण शरीर के कौन से भाग में होता है, तो आपके पास आएगा ये बड़ी आंत के क्लोन भाग में होता है, ठीक है दोस्तों। यहां पर जो भोजन पच जाता है उसके बाद इसमें क्या होता है, पानी का जो अवशोषण होता है वो कंप्लीट हो जाता है। इस यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब पानी अवशोषित हो जाता है तो वैसे हमारा भोजन का जो पाचन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जो ये पचित भोजन होता है उसमें एक ई कोलाई जीवाणु होता है दोस्तों, ठीक है। बड़ी आंत के क्लोन भाग में एक जीवाणु पाया जाता है, कौन सा, ई कोलाई जीवाणु। ये क्या करता है दोस्तों, पचे हुए भोजन को चेंज कर देता है दोस्तों वेस्ट फूड में। किस में चेंज करता है, वेस्ट फूड में, ठीक है। पचा हुआ भोजन था, ई कोलाई जीवाणु ने क्या किया, इसको वेस्ट फूड में कर दिया कन्वर्ट। अब जो ये वेस्ट फूड, या आप इसको बोल सकते हो मल के रूम में, ठीक है, यहां पे इसने चेंज कर दिया इसको। तो ये चेंज होने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहां से निकलकर ये जाता है रेक्टम वाले पार्ट में, ठीक है। ये यहां से जो वेस्ट फूड है ये किस में जाएगा दोस्तों, रेक्टम में। और रेक्टम क्या करेगा दोस्तों, यहां पर इसको थोड़े समय के लिए रखेगा, थोड़े समय तक जो आपका ये भोजन है, वेस्ट फूड है, ये रहेगा यहां पर। और उसके बाद ये क्या होगा दोस्तों, एनस के द्वारा, ये एनस या फिर गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। गुदा के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम। ये क्या होता है दोस्तों, आपका डाइजेशन सिस्टम होता है कंप्लीट दोस्तों। अब हम लास्ट में एक वीडियो लगाएंगे दोस्तों, उसमें क्या करेंगे, जितने भी आपके इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन बनेंगे तो उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप एक बार इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, इससे पहले वाले को, मतलब इसमें आपकी 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।